जय हिंद दोस्तों। आज यूपी ट्रिपल एससी के मॉडल पेपर को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके तहत 36 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही छांट कर बनाए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं। दोस्तों, अब समय को बचाते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी पेन्नार, ऑप्शन डी दामोदर। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महानदी। दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना की बात करें तो इस परियोजना का निर्माण कार्य 1948 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1953 ईस्वी में पूर्ण हुआ। दोस्तों, यह परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के तहत बनाई गई थी। दोस्तों, यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। राउरकेला जो जर्मनी की सहायता से दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी जी से बोला था कि आप भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये महात्मा गांधी के पहले राजनीतिक गुरु भी थे। राजनीतिक गुरु भी थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से कौन जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी राधाकांत देव, ऑप्शन डी हेनरी विवियन डी रोजियो। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेनरी विवियन डी रोजियो। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। डोवर जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर एवं बोथानिया की खाड़ी को, ऑप्शन बी बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, ऑप्शन डी सोल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। कौन जल संधि जोड़ती है? डोवर जल संधि। किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जल संधियों की बात करें तो कुछ जल संधियाँ फेमस हैं, जैसे मलक्का जल संधि जो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इंडोनेशिया तथा मलेशिया में आता है। एक है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। एक है डेविस या बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती है। एक है जिब्राल्टर या भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और इसके बाद एक है सुंडा जो जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। सुंडा जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? सुंडा जल संधि। एक है मक्का सार जो जावा सागर एवं सेली बीज सागर को जोड़ती हैं। ये इतनी जल संधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं, ये सब याद होने चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोर यात्री इब्न बतूता आया था, लगभग 1333 ईस्वी में। दोस्तों,
इब्न बतूता जो है, इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला, जो बहुत ही फेमस है। क्या नाम है? रेहला। रेहला इसके पुस्तक का नाम है, जो बहुत ही फेमस है। तो इतना को इसमें इम्पोर्टेंस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है, किसका है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी दमन एवं दीव में, ऑप्शन सी दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दमन और दीव। किसका है? दमन और दीव। दोस्तों दमन और दीव की लिंगानुपात की बात करें तो इसका लिंगानुपात 1000 में 617 है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली है 1000 में 868 है। कितना है? 868 है। इसके बाद चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ 1000 में 818 तथा दादर एवं नगर हवेली की बात करें तो यह 1000 में 774 है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश ना पूछ करके यदि राज्यों की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का है। और सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों विश्व की छत की बात करें तो यह पामीर के पठार को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पामीर के पठार को। दोस्तों हजारों झीलों की बात करें तो हजारों झीलों का देश फिनलैंड को बोला जाता है। और मोतियों का द्वीप बहरीन को बोला जाता है। और इसके बाद फिर अंध महाद्वीप किसे बोला जाता है? अफ्रीका को। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को, विश्व की छत पामीर को, हजारों झीलों का देश फिनलैंड को, मोतियों का द्वीप बहरीन को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। ऑप्शन ए वैश्वीकरण की नीति, ऑप्शन बी उदारीकरण की नीति, ऑप्शन सी निजीकरण की नीति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारे पॉइंट आते हैं भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देने के संबंध में ये सारे पॉइंट आते हैं। दोस्तों 1991 ईस्वी में सबसे पहले उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की नीति अपनाई गई थी, जिसके तहत बाहरी यानी विदेशी कंपनियों को छूट प्रदान की गई थी कि आप लोग जो है हमारे यहाँ निवेश कर सकते हैं। उस पर बहुत सारी चीज़ों पर जो है छूट दिया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों गन्ना में कौन सा रोग लगता है? गन्ना में लगता है रेड रोग। कौन सा लगता है? रेड रोग। अरहर में लगता है उकठा रोग। कौन सा लगता है? उकठा रोग। आलू में कौन सा रोग लगता है दोस्तों? बोलिए। आलू में लगता है झुलसा रोग। और धान में कौन सा लगता है? धान में लगता है खैरा रोग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों यह क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाएगा यूपी ट्रिपल एससी में, इसके तहत ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर का सिलेबस है और इसमें ये बीमारी से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि कौन से फसल में कौन सी बीमारी लगती है। दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान मान्यता देता है। ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई और नृजाति अल्पसंख्यकों को। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। दोस्तों मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 29 और 30 में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को छूट प्रदान की गई है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष ऑप्शन ए मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन बी चयनित किया जाता है, ऑप्शन सी निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन डी नियुक्त किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी चयनित किया जाता है। दोस्तों लोकसभा स्पीकर की बात करें तो लोकसभा स्पीकर अनुच्छेद 93 के तहत चयनित होता है। दोस्तों अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनेगी। ये प्रावधान अनुच्छेद 93 के तहत किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्षता का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्षता का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन ए भारत में अनेक धर्म हैं। ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी हमारे देश का कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है। यह धर्म निरपेक्षता को व्यक्त करता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हैं और बहुत ही छांट कर रखे गए हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन ए रतौंधी। ऑप्शन बी विटामिन B3 पेलाग्रा। ऑप्शन डी विटामिन डी वर्णनता। ऑप्शन डी फोलिक एसिड रक्तताल्पता। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा दोस्तों, और फोलिक एसिड की कमी से रक्तताल्पता होता है, यानी रक्त जो है बहना जो है बंद नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंस, एनोस्मिया कहते हैं। ऑप्शन ए स्वाद संवेदना की कमी को। ऑप्शन बी घ्राण संवेदना की कमी को। ऑप्शन सी स्पर्श संवेदना की कमी को। ऑप्शन डी उष्मा संवेदना की कमी को। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घ्राण संवेदना की कमी को। दोस्तों एनोस्मिया बीमारी के तहत मनुष्य की सूंघने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। धीरे धीरे वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। किसके तहत? एनोस्मिया के तहत। एनोस्मिया के तहत जो मनुष्य की सूंघने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? खत्म हो जाती है, यानी पूर्णतया नाश हो जाती है। किसके तहत? एनोस्मिया के तहत घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घ्राण संवेदना की कमी। अगला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए केवल स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी वैद्युत ऊर्जा। ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हुए चलती हो, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं जो स्थित होकर के गति करती हो, जैसे स्प्रिंग एक जगह स्थित रहती है और ऊपर नीचे उठती रहती है, उसे जो कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित करती है और उसके तहत जो ऊर्जा मिलती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और हवा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, इसलिए इसे किस में जोड़ेंगे? गतिज ऊर्जा के तहत जोड़ेंगे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ऑप्शन ए ब्रह्म। ऑप्शन बी सरस्वती। ऑप्शन सी विशाल भारत। ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए परनिंदा अच्छी लगती है। ऑप्शन बी अनदेखी वस्तु भाना। ऑप्शन सी कानों सुनी बात पर विश्वास करना। ऑप्शन डी ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा अनदेखी वस्तु भाना। लोग कहते हैं ना दूर की ढोल सुहावनी होती है, यानी दूर जो व्यक्ति होता है जिसको हम देखे नहीं रहते हैं वो बहुत अच्छा मुझे लगता है।
तो वही ये परिभाषित कर रहा है अंधे की वस्तु भाना। इसमें राइट आंसर बी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए मालिक, ऑप्शन बी कहार, ऑप्शन सी पाठक, ऑप्शन डी योगिनी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी योगिनी। योगिनी जो शब्द है यह स्त्रीलिंग में आता है, बाकी सब पुरुषलिंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित है। इसमें दो कथन दिए गए हैं और दो कथनों से निष्कर्ष निकालने हैं। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। सभी ड्रेस कपड़े हैं। सभी ड्रेस क्या है? कपड़े हैं। ये ड्रेस बना लीजिए, ड्रेस हो गया, ये हो गया कपड़े, कपड़े, ये कपड़े हो गए, यानी के है, मान लीजिए के हो गया, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद सभी कपड़े धागे हैं। सभी जो कपड़े हैं वो क्या है? धागे हैं, ठीक है, धागे, धागे हैं। सभी कपड़े क्या हैं? धागे हैं। अब कहा क्या आ रहा है निष्कर्ष में? सभी ड्रेस धागे हैं। सभी ड्रेस क्या है? धागे हैं। ड्रेस अंदर है और धागा सबसे बाहर। बिल्कुल, अगर हम जो है अंदर से बाहर की बात करेंगे तो सभी आता है। तो पहला जो है कथन निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। दूसरा क्या कह रहा है? सभी धागे कपड़े हैं, यानी हम बाहर से अंदर जाएंगे तो सभी में नहीं होता, कुछ में होता है इसमें। तो सभी धागे कपड़े हैं, यानी धागा वो एकदम ऊपर है, कपड़ा अंदर है, यानी सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे। ये दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा निष्कर्ष एक फॉलो कर रहा। निष्कर्ष एक किसमें सही है? ऑप्शन डी में। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ये डायग्राम का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंस है न्याय निष्कर्ष से संबंधित। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 25 वर्ष है, ऑप्शन बी। और राज्यसभा के लिए कितनी है? राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। दोस्तों एक बात और बता दें, राज्यसभा 6 वर्ष तक होती है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ऑप्शन ए जामा मस्जिद, ऑप्शन बी लाल किला परिसर, ऑप्शन सी कुतुब मीनार परिसर, ऑप्शन डी हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी। जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है वह कहाँ खड़ा है? कुतुब मीनार परिसर में। दोस्तों यह 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई की बात करें 7.21 मीटर, जिसे 23 फीट 8 इंच कह सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड अपना जो है 1 नवंबर को स्थापना दिवस नहीं मनाता, बाकी जितने राज्य हैं सारे मनाते हैं। उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाता है, 9 नवंबर को मनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 15 से 21 नवंबर 2020 को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वच्छता सप्ताह, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ऑप्शन डी राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी नवजात सप्ताह। 15 से 21 नवंबर 2020 को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया था? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के रूप में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी चीन। दोस्तों, चीन विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है और यह 7वीं जनगणना का कार्य शुरू कर दिया है। चीन में छठी जनगणना 2010 में हुई थी। कितने में हुई थी? 2010 में हुई थी। और उस जनगणना के तहत चीन की जो आबादी थी वह 33 करोड़ यानी 1 अरब 33 करोड़ थी। 1 अरब 33 करोड़ थी। यानी 2010 की जनगणना के अनुसार जो चीन की आबादी थी वो 1 अरब 33 करोड़ थी। 7वीं जनगणना 2021 से चीन ने शुरू कर दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के कारण 2 से 3 दिसंबर की रात की गिनती देश के इतिहास में काला दिन के तौर पर होती है। इस त्रासदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला नंबर है, यह दुर्घटना 1984 में घटी थी। दूसरा है, इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तीसरा है, यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन कारखाने में हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन की बात करें यानी पहले नंबर की, तो पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। यह दुर्घटना 1984 में घटी थी। दूसरे की बात करें, इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और तीसरे कथन की बात करें, यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन कारखाने में हुआ था। बिल्कुल सही है, यही कारखाना था जिसमें यह दुर्घटना हुई थी 1984 ईस्वी में, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। जिसमें विकल्प 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रदान करता है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी केरल राज्य सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन डी भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यह पुरस्कार प्रदान करता है। रामानुजन पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध के लिए शोधार्थी को दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर WDFC के न्यू रेवाड़ी का हाल ही में उद्घाटन किया था। न्यू मदार किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्पादन की औसत लागत के 1.5 गुना के अनुरूप किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाया है? ऑप्शन ए मसूर, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी कोपरा। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा कोपरा। कोपरा का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 1.5 गुना भारत सरकार ने बढ़ा दिया था। तो इसमें राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों UNDESA के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए प्रवासी के रूप में भारतीय लोग सर्वाधिक रूप से UAE में रह रहे हैं। ऑप्शन बी प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन 3 मेक्सिको के सबसे अधिक लोग दूसरे देशों में रहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों प्रवासी के रूप में भारतीय लोग सर्वाधिक रूप से UAE में यानी संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर, ये गलत है। प्रवासियों के मामले में भारत पहले स्थान पर है। भारत के लगभग 1.8 करोड़ यानी 18 मिलियन प्रवासी UAE और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। और इसके बाद फिर जो है तीसरे नंबर पर मेक्सिको के सबसे अधिक लोग दूसरे देशों में रहते हैं।
दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है, यानी दूसरा भी बिल्कुल गलत है। पहला जो है कथन सही, यानी ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। दोस्तों सर्वाधिक प्रवासियों के मामले में भारत पहले पायदान पर है। वर्ष 2020 में देश के बाहर रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 18 मिलियन यानी 1.80 करोड़ है। बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 3.5 मिलियन लोग रहते हैं। इसके बाद अमेरिका में 2.7 मिलियन लोग रहते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, यह ट्रॉफी भारत ने 3-1 से जीती है। कथन 2, ट्रॉफी के अंतिम मैच में अजिंक्य रहाणे ने अपनी कप्तानी की। इसके बाद कथन 3, इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में महिला अंपायर कैलेरी पोलेसेक ने ग्राउंड अंपायरिंग की भूमिका निभाई। तो ऑप्शन ए ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन जो है पहला जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो ट्रॉफी भारत ने जीती थी ये 2-1 से जीती थी। यह जो है गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था लगभग 2020 में दिसंबर से जनवरी तक। दोस्तों इसमें चौथे और अंतिम मैच की कप्तानी अजिंक्य रहाणे ने की थी, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में महिला अंपायर कैलेरी पोलेसेक ने ग्राउंड अंपायरिंग की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है, यानी 2 और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सी कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। 2021 के लिए PHDCCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस IER में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन 2 दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरी। दोस्तों PHDCCI PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IER इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस के अनुसार भारतवर्ष 2021 में शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में दूसरी सर्वाधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए तैयार है। यह जो है PHDCCI की रिपोर्ट में बताया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अवर महासचिव और सहयोगी प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए गीता सभरवाल, ऑप्शन बी अनीता भाटिया, ऑप्शन सी प्रीति सिन्हा, ऑप्शन डी उषा राव मुनेरी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उषा राव मुनेरी को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 3 फरवरी, ऑप्शन 4 फरवरी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 फरवरी। ऑप्शन यानी बी 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अब इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।